हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करेंगे 19 जून 2021 के द हिंदू पेपर का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली न्यूज़ आज द हिंदू एनालिसिस में है वो जो कल दिल्ली पुलिस ने जो यूएपीए के अंतर्गत जो 3 स्टूडेंट्स जिनको बेल दी थी हाई कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को रिफ्यूज़ कर दिया है और यह कहा है कि वो जो हाई कोर्ट का जो उन्होंने डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने उन्हें बेल देने का, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और इस तरीके से जो उनकी बेल है वो बरकरार रखी गई है। उस बेल पर कोई भी स्टे नहीं मिला है। और इस जो न्यूज़ में है उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट जज ने यह बात कही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया था, वो जो सिटीजन्स हैं उनका अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही प्रोटेस्ट किया गया था। और अगर उस प्रोटेस्ट में अगर कोई आदमी मारा गया है या कोई लोग मारे गए हैं, जैसे कि विपक्ष के द्वारा कहा गया था कि इसमें जो 53 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, इसलिए ये एक सोची समझी चाल थी और लोगों को प्रवोक किया गया था ताकि वो किसी तरीके से भड़क जाएं और इस प्रकार के दंगे हो जाएं। उन्होंने जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम का भी हवाला दिया है कि उन्हें भी एक ऐसे ही सुसाइड बॉम्ब के द्वारा जो है वो मारा गया था। तो उसमें भी कम्युनल राइट्स शामिल थे, क्योंकि एक विशेष प्रकार के जो कम्युनिटी थी उसको दर्जा नहीं दिया गया था। और इसमें भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें भी आपने दोस्तों देखा होगा कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं देने की बात कही गई है और जो पाकिस्तान से आए हुए जो अन्य जो कास्ट के लोग हैं उन्हें सिटीजनशिप शायद दी जाएगी। तो इसी प्रकार से इन्होंने यह आरोप लगाया है कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं वो एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट हैं और विशेष कम्युनिटी को यह फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण इन लोगों ने ये ऐसा किया है और पब्लिक को प्रोवोक किया है, जिससे कि वो इस प्रकार के प्रोटेस्ट को करें और एक दंगा फैले। और उस दंगे में जो जान गई हैं उसके तौर पे ही, उसके आधार पर ही इन पे यह केस जो है वो चलाया गया था। लेकिन हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पे मना किया है कि जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट है वो इसमें दिल्ली जो दंगे हुए थे उसमें इसका कोई भी प्रूफ मैटर नहीं मिलता है कि ये इसी को लेकर किए गए थे। लेकिन यूएपीए के अंतर्गत जो भी उन्हें बेल मिली गई है हाई कोर्ट से, उसके जजमेंट को उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया है। और कल आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो में जो तीनों स्टूडेंट जो रिहा हुए थे उन्होंने आगे यह बात कही थी कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो आगे भी चालू रहेगा। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कल कही है कि वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। और यूएपीए को लेकर 200 जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, एक के बाद एक जो केस है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसके आधार पर ये सरकार को देखना चाहिए कि जो यूएपीए का जो एक्ट है उसमें सुधार किया जाए। सिर्फ गवर्नमेंट ये ना देखे कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को और सरकार को फ़ायदा पहुंच सकता है, सरकार ये भी देखे कि किस प्रकार से जो देश के लोग हैं और उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा की जाए। अंततः जो सरकार है वो जनता के लिए ही बनती है, जो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसकी तरफ देखने की सरकार को ज़रूरत है। तो इस डिसीजन में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप है वो करने से मना किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ है वो ट्विटर से रिलेटेड है। ट्विटर में जो अभी वायलेशन आईटी रूल्स को लेकर जो घमासान चल रहा है उसके ऊपर यह न्यूज़ है। और जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कांग्रेस लीडर शशि थरूर हैं, उनके द्वारा जो है ट्विटर को वापस से चेतावनी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि जो भी आईटी रूल्स हैं उन्हें आपको मानना पड़ेगा और जिस प्रकार का जो उनका रवैया है वो नहीं चलेगा कि वो एक बड़े अगर लीडर हैं सोशल मीडिया में तो रूल को नहीं मानेगा। लैंड ऑफ लॉ है वो ही सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ पे आपका
कार्य क्षेत्र है वहाँ पे जो नियम लागू होते हैं उसे आपको मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। और यह भी कहा गया है कि जो अगर लॉज मानने में अगर फर्दर अगर देरी की गई या ट्विटर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दी गई है तो उस केस में जो है ट्विटर पर कार्रवाई की जाएगी। और ट्विटर के द्वारा कोई भी जो अभी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है कि टाइमलाइन क्या होगा, कितने समय में वो इस रूल को लागू करने में सक्षम होंगे, इस प्रकार की कोई टाइमलाइन जो है वो अभी तक नहीं प्रोवाइड कराई गई है। तो उसी को लेकर इस कमेटी ने यह निर्देश जारी किया है ट्विटर को कि आप इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करें। और जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन चालू की गई हैं, MEITY के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं नए IT रूल को लेकर, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके हिसाब से जो भी एस्टेब्लिशमेंट करना है वो जल्द से जल्द किया जाए। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो पेंडेमिक हैं, जो डिज़ास्टर हैं, उन डिज़ास्टर्स को भी इस मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। और उन डिज़ास्टर्स को लेकर भी एक जो वर्किंग प्रोसेस है उसे तैयार किया जाएगा। 2041 मास्टर प्लान इसे बोला गया है। इसमें बेसिकली जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जाएगा। डेवलपमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो भी उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो इस मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में लिया जाएगा। और तो उसके अलावा जो पेंडेमिक डिजीज़ होते हैं उनसे निपटने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती हैं वो अंत समय में एन मौके पर ना करके और उन्हें पहले से तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो उसका कार्य भी हो पाएगा। और वो डेवलपमेंट पेंडेमिक को या किसी महामारी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो उस तरीके से किया गया जो डेवलपमेंट होगा उससे भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी से जो हमें प्रॉब्लम होती हैं वो नहीं होंगी। और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि जो बीमारी हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, जो महामारी हैं, उनका कोई समय या उनका कोई निर्देश नहीं होता है, उनके द्वारा कोई भी चेतावनी नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से जब उनके द्वारा कोई चेतावनी नहीं दी जा रही है तो इस स्थिति में जो पहले से जो हम हमारे द्वारा किए गए जो बंदोबस्त हैं उन पे ही हम डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर ही हम निर्भर रहते हैं। और इसी कारण जो दिल्ली ने अपने मास्टर प्लान में इसको शामिल करने की बात कही गई है। दोस्तों जिस प्रकार से दिल्ली ने यह मास्टर प्लान अभी चालू किया है और उसमें कहा है कि हम जो डिजीज़ से संबंधित, जो महामारी से संबंधित जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी उसकी ज़रूरत है उससे निपटने के लिए उनको अपने मास्टर प्लान में शामिल करेंगे। दोस्तों हर राज्य जो है उसे इस प्रकार का मास्टर प्लान बनाना चाहिए और सेंटर के द्वारा भी इसे एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। पूर्व में जब अभी तूफ़ान आए थे यास और दाऊदे, जो तूफ़ान आए उनके मैनेजमेंट में भी यह बात कही गई है कि जो हमारे द्वारा जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाए गए हैं, चाहे वो NDRF हो, चाहे वो और कोई हो, तो उनके द्वारा जो भी प्रोसेस किया जाता है वो घटना के बाद में किया जाता है। और ऐसे में जो जान माल का नुकसान होता है वो नुकसान पहले ही हो चुका होता है। तो उसे रोकने के लिए इस प्रकार का मास्टर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के मास्टर प्लान को पहले से तैयार करके ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करके ही हम जो भविष्य में होने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। और इसके लिए इस प्रकार के मास्टर प्लान्स को बनाना पूरा सभी स्टेट्स के लिए आवश्यक है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आवश्यक है कि वो इस प्रकार के जो मास्टर प्लान है वो बनाने के लिए सभी राज्यों को प्रेरित करे और उसके हिसाब से रिसोर्स उन्हें उपलब्ध कराए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक काफ़ी सराहनीय काम किया है। दिल्ली पुलिस ने जो अपने इनके जो कर्मचारी थे जो दिल्ली पुलिस में काम करते थे उनको अपनी विशेष सेवाओं के लिए पदोन्नत किया गया है। दोस्तों इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमेशा हर डिपार्टमेंट को करते रहना चाहिए, जिससे कि जो उत्साह और जो चुस्ती है वो
सभी कर्मचारियों में बनी रहे। और मेन जो महामारी का अभी समय चल रहा है, उस महामारी के समय में जिन लोगों ने भी अभी जी तोड़ मेहनत करी है और इस महामारी से लड़ने में देश की जनता की मदद करी है, तो उस दौर पर जो भी लोग कार्य करते थे उन्हें प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोत्साहन मिलने पर ही उन्हें आप समझते हैं कि जब हमें प्रोत्साहन मिलता है तो हम उस कार्य को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रोत्साहन के लिए ऐसे जो दिल्ली पुलिस है उनके अफसर ने यह कार्य किया है। उन्होंने जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, उन्होंने आउट ऑफ प्रमोशन प्रदान किया है 66 पुलिस कर्मियों जो थे उनको, जिसमें से एक जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो दीप संधू के द्वारा जो वाक्य किया गया था उसके संदर्भ में भी क्षमा कीजिए, स्वतंत्रता दिवस नहीं, रिपब्लिक डे का वायलेंस था वो। रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर उनके द्वारा जो भी कृत्य किया गया था उसके लिए उन्हें गिरफ्तार करना शामिल है। जो हसीन कुरैशी का जो मर्डर हुआ था उसका जो सॉल्व किया है केस दिल्ली पुलिस ने, उसके संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा जो अंकिता शर्मा का जो मर्डर हुआ था उसके जो उनकी जो हत्या हुई थी उसके लिए भी जो कर्मचारी संबंधित थे उनको भी प्रमोशन दिया गया है। तो कई जो SI हैं उन्हें ASI बनाया गया, ASI हैं उन्हें SI बनाया गया है। कई जो कांस्टेबल थे उन्हें हेड कांस्टेबल में प्रमोट किया गया है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जाने चाहिए। दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो हर प्रकार के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और इस महामारी के दौर में जहाँ एक जो तबका है वो अपनी जी जान दांव पर लगाकर और जनता की सेवा कर रहा है और उन्हें इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रहा है। और चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्योर हो, और इन सब को लेकर जो भी लोग डॉक्टर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं वो जो अपने कार्य में लगे हुए हैं 24/7 यह लोग कार्य कर रहे हैं। ऑफिशियल्स हैं वो सही जो नीतियां बनाकर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है और जो दवाइयाँ उपलब्ध कराने का है, हॉस्पिटल्स का जो अरेंजमेंट है उसको लेकर जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सब लोग इस जो महामारी के समय में हैं अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो इस तरीके के जो लोग हैं वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा हाल ही में एक फेक जो वैक्सीनेशन कैंप है उसका अरेंजमेंट किया गया था, वैक्सीनेशन कैंप किया गया था जो कि मुंबई में किया गया था, मुंबई की एक जगह पर, जो कांदिवली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इन्होंने अपने जो अपार्टमेंट में जिसमें रहते थे उसमें एक फेक वैक्सीनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया और वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उन लोगों से 1250 रुपये की जो फ़ीस थी वो वसूली। और इस प्रकार से इन्होंने 4 या 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और इस प्रकार के कैंप इन्होंने कई बार किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी जो धनराशि है और इस फेक तरीके से जमा कर ली है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। इस तरीके के लोग हैं उनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए जो सरकार के द्वारा जो भी अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो किसी भी कैंप के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सभी जो वैक्सीनेशन है वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा ही किया जा रहा है या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार की जो CSC और PSC हैं उन्हें लोकल स्तर पर इनके द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और किसी भी प्राइवेट अपार्टमेंट में या किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा कोई भी किसी डिफरेंट जगह पर या कोई भी प्राइवेट जगह पर किसी भी प्रेमाइसेस में वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इस प्रकार के लोगों से बच के रहिएगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में भी देश के लोगों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं।
तो इसकी किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन करवाने के लिए आपको किसी भी प्राइवेट जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी जो CSC और PSC हैं या कोई हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन्हीं पे ही कैंप किया जाता है। प्राइवेट जो वैक्सीनेशन है और उसमें और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन है वो एकदम फ्री है, और जो प्राइवेट का वैक्सीनेशन है वो वैक्सीन के हिसाब से इसकी प्राइस अलग अलग है। जो 1250 भी है और 850 भी है, स्टेट वाइज भी है, प्राइस वेरी करता है। तो बस ही जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो प्राइवेट है वो पेड है और जो गवर्नमेंट है वो एकदम फ्री है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए, और कोर्ट को भी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को ऐसी महामारी के समय में सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि ये एक आदर्श बने ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार की महामारी में, जब सभी देश ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त है, इस महामारी से परेशान है, उसमें ये लोग ऐसा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए। और आप लोग भी इस जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसमें सजग रहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी, उस पिटीशन में कहा गया था कि जो हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके जो PG के मेडिकल एग्ज़ाम हैं उन्हें पोस्टपोन किया जाए। फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं इनको पोस्टपोन करने की बात इसमें कही जा रही है। अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने के लिए यह रिट लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को डिनाई कर दिया है और यह कहा है कि इस प्रकार का प्रोसेस जो पूरे देश के लिए लागू करना और पूरे देश के लिए एक आदेश पारित करना उनके लिए संभव नहीं है। और चूँकि देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी स्टेट जो हैं वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी एक आदेश को पारित कर और पूरे देश के मेडिकल एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, जो भी डॉक्टर्स हैं उनके जो वर्किंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जो क्योंकि अब इस महामारी के दौर में वो 24/7 काम कर रहे हैं और जो पढ़ने का उन्हें समय है वो बहुत ही कम मिल पाता है या ना के बराबर मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्हें प्रिपरेशन का समय है वो पूर्णतः मिलना चाहिए और उस प्रिपरेशन के बाद में ही इन्हें इनके पेपर कराए जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे एक ऑर्डर पास कर एक आदेश पास कर इसे कैंसिल करने से मना कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के ऑर्डर से वो जो पेपर को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जो रिट लगाई गई थी उस रिट में यह हवाला दिया गया था कि जो जून 11 का जो एग्ज़ाम था, ऑल इंडिया PG एग्ज़ाम था एम्स का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। तो उसका हवाला भी इसमें रिट में दिया गया था और साथ ही ये कहा गया था कि जो है वो पढ़ने का मौका नहीं मिला है, 24/7 ये काम कर रहे हैं लगातार, और ऐसी स्थिति में उनका फाइनल अगर एग्ज़ाम होता है अंतिम वर्ष का तो उनके पास होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम है या उनका पेपर अच्छा नहीं होगा, ऐसा इनके द्वारा माना गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्स का जो हवाला दिया है उसमें यह बात कही है कि जो एम्स का पेपर है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है और एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होने के कारण उसे एक ऑर्डर पास करके कैंसिल करना उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन जो पूरे देश में लगभग 1100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ऐसा ऑर्डर पास कर जहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं और सरकारी भी हैं और प्राइवेट क्षेत्र की भी हैं, उनके लिए ऐसा ऑर्डर पास कर उससे पोस्टपोन करना इनके लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस ऑर्डर। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो कोविड-19 की जो थर्ड वेव है उसके बारे में बात की गई है और वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स का जो पैनल है उसने ये बात बताई है कि जो अक्टूबर का समय रहेगा उस समय पे थर्ड वेव आने की संभावना है और उस थर्ड वेव में जो आउटब्रेक होगा वो बहुत ही कम होने की संभावना है, क्योंकि जब फर्स्ट वेव दोस्तों जब आप जानते हैं जब आई थी तो हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे और उस स्थिति में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर सेकेंड वेव में जो
नुकसान हुआ है वो हुआ तो काफ़ी है, लेकिन इसमें इसका मेन कारण यह था कि जो डिफरेंट जो वेरिएंट आए थे कोविड के, उसके द्वारा जो है वो अलग अलग इस प्रोसेस को किया गया था। और जो थर्ड वेव है, उस थर्ड वेव में जो भी अभी हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो भी हमें नुकसान हुआ है, उसके द्वारा हम लोगों ने एक प्रिपेयर्ड मैप जो तैयार किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट किया है, वो उससे जो इस वेव से नुकसान है वो सबसे कम होने की बात कही गई है। और साथ ही यह कहा गया है कि जो इसमें एक यह बात भी कही गई है कि जो वैक्सीनेशन का जो अभी समय हमारा चल रहा है, वो वैक्सीनेशन जो है अक्टूबर तक काफ़ी कवर हो जाएगा, और कवर होने के कारण जो इस आउटब्रेक से जो राहत है वो हमें काफ़ी हद तक मिल पाएगी, और जो नुकसान है वो सबसे कम होने की संभावना है तीसरी वेव में। और प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने के कारण इसमें ऐसा कहा गया है। साथ ही यह कहा गया है कि जो इस बार जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ा केयर में ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जो डेल्टा वेरिएंट है, उसे यह कहा जा रहा है कि यह बच्चों में नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इसमें दो मत हैं। एक मत ये कह रहा है कि ऐसा बच्चों में हो सकता है, लेकिन दूसरा जो पोर्शन है डॉक्टर्स का, वो ये कह रहा है कि इसमें डॉक्टर बच्चों से लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार की बात इसमें कही जा रही है। तो थर्ड वेव दोस्तों, एक बात आपको ये समझनी होगी, चाहे से कितनी भी वेव आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी चीज़ें आ जाएं, तो उसमें बचने का जो सबसे सफल जो तरीका है वो सिर्फ प्रिकॉशन है। और जो आप अपने लेवल पे रख सकते हैं, मास्क का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। और इसके अलावा जो सैनिटाइज़र है उसे भी आप यूज़ करते रहिए। और जो कोविड की जो गाइडलाइन है भीड़ में ना जाने की, या जो हर स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप रिलेटेड हैं, उस स्टेट की अलग अलग गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो वर्किंग पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज कीजिए। तो यह जो वेव्स कितनी भी इस बीमारी की आएँ, तो उसे हमें नुकसान नहीं हो पाएगा। और साथ ही इसमें यह बात भी, इस आर्टिकल में यह बात भी कही गई है, जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड, जो वेंटिलेटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सेकेंड वेव में क्रिएट हुई थी, उससे लेकर भी जो हमें बंदोबस्त हैं वो काफ़ी हद तक कर लिए गए हैं। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है अब थर्ड वेव में होने की संभावना नहीं है। और जो लोगों में जो एक बार कोविड होने के कारण या वैक्सीनेशन होने के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उसके कारण भी इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसी बात वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, थर्ड वेव चाहे से हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, तो उस वेव में जो भी सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट देने वाली जो चीज़ है वो यही है कि कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन्हें आप ध्यान में रखिए, और उनको फॉलो करते हुए ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज कीजिए, तभी यह महामारी से हमें निजात मिल पाएगी। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो कल की न्यूज़ पे आधारित है, जिसमें सीबीएसई ने जो क्लास 12 के लिए जो फार्मूला दिया था असेसमेंट का, उसके ऊपर यह आधारित है कि जो सीबीएसई ने क्लास 12 का जो फार्मूला दिया है, उससे जो स्टूडेंट को बहुत ही राहत मिली है, और उन्हें अब पता चला है कि उनका रिज़ल्ट पेपर नहीं होने की स्थिति में कैसा आएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो सीबीएसई ने फार्मूला दिया है, उसमें 30% और 30% और 40% का रेशियो से फार्मूला बनाया गया है, जो कि 10th, 11th और 12th क्लास को मिलाकर यह रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और इसी प्रकार से सीबीएसई के तरह ही आईसीएसई बोर्ड ने भी इसी फार्मूले को अपनाया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो सीबीएसई ने जो सेंट्रल लेवल पे तो यह अपना लिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसी प्रकार के किसी फार्मूले को बनाएं, और अगर इसमें कोई वो चेंज नहीं करना चाहते तो इसी फार्मूले को अपने स्टेट में भी लागू करें, जिससे कि जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो टाइम पे आ सके, और टाइम पे आने के बाद में वो अपनी जो फर्दर स्टडी है उसको लेकर निश्चिंत हो जाएं, और उसका जो प्लानिंग करना है वो प्लानिंग स्टार्ट कर दें।
इस प्रकार की बात गई इसमें कही गई है। जो फार्मूला किस तरीके से था वो हमने आपको बताया था कि इसमें 10th क्लास के जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं उनको लिया जाएगा 5 सब्जेक्ट में से, और इसके अलावा 11th की मार्क्स हैं उसमें से 30% वेटेज लिया जाएगा, और 12th के मार्क्स में से जो 40% वेटेज लिया जाएगा, और जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें प्रैक्टिकल का जो डाटा होगा वो एक्चुअल लिया जाएगा जो भी स्कूल्स के द्वारा सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा जो 40% होगा उसमें स्टूडेंट के जो टर्म एग्ज़ाम होंगे जो हमारे शैक्षणिक होते हैं उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उससे उसको काउंट किया जाएगा, प्लस प्री बोर्ड को काउंट किया जाएगा, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार 12th के जो जितने भी एग्ज़ाम स्कूल के लेवल पर कराए जाते हैं उनको असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद में ही रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो हमने कल आपको कंसर्न बताया था वो ही कंसर्न इस आर्टिकल में दिखाया है, वही चिंता जाहिर की गई है। जो 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम असेसमेंट के तौर पर कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन को ऑनलाइन स्तर पर शिफ्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए जो हमें चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना होगा ताकि जो रूरल एरिया में और जो दूरस्थ स्थानों पर भारत के जो बच्चे रह रहे हैं जो पहले स्कूलों में जाके ही पढ़ाई करते थे वो लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन को अपना सकें, और ऑनलाइन एजुकेशन से जो भी रिलेटेड जो रिसोर्स हैं वो उनके पास में अवेलेबल हों। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इस आर्टिकल में दोस्तों एक अन्य बात जो कही गई है वो जो असेसमेंट का प्रोसेस है उसे लेकर की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इस जो असेसमेंट प्रोसेस में जो असेसमेंट होगा वो स्कूल के लेवल पे होगा। तो स्कूल के लेवल पर असेसमेंट होने पर ऐसा हो सकता है कि कई इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स के द्वारा स्कूल पर प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, ताकि वो उनके बच्चों का जो ग्रेड है वो स्कूल के लेवल पर हाई करके भेजें। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है उसे सेफगार्ड करने की ज़रूरत होगी, और यह कमेटी किस प्रकार से करती है वो भी आगे देखने की बात होगी, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री जैसे यूके में भी इस प्रकार की जो बात है वो हो चुकी है कि पेरेंट्स के द्वारा जो है वो प्रेशर स्कूलों पर डाला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी टैकल करने के लिए जो सीबीएसई को एक मैकेनिज़्म तैयार करना होगा कि वो किस प्रकार से इस चीज़ को टैकल करते हैं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। सीबीएसई का जो फार्मूला है उसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसे किस तरीके से आप रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाएगी वो 31 जुलाई की जो सीबीएसई ने डेडलाइन दी है उसके बाद में ही डिसाइड हो पाएगा कि किस तरीके से यह रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट और रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में जो वार्ता हुई है जेनेवा समिट जिसे बोला गया था उसके बारे में बात कही गई है। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन बाइडेन और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उसके द्वारा उनके बीच में आपस में यह मीटिंग हुई है, और जो जॉन बाइडेन ने अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की बात कही गई है, जिसमें एक समय पर रशिया को यूएस के द्वारा एक किलर के रूप में बोला गया था जो कि उनके रिलेशन को काफ़ी हद तक नीचे ले गया था, और कई साइबर अटैक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो लास्ट टाइम हुए थे उनमें भी रशिया का हाथ होने की बात कही गई थी। इस तरीके से जो रशिया और अमेरिका के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। जो जेनेवा में मीटिंग हुई है उसमें इस बात को माना गया है, और इनके द्वारा दोनों के द्वारा इस चीज़ को बोला गया है कि जो अभी जो रिश्तों में सुधार की कोशिश आगे की जाएगी, और दोनों के जो देशों में जो एम्बेसीज़ हैं उन एम्बेसीज़ पे भी जो एम्बेसडर हैं उन्हें भी रिवाइव किया जाएगा और वापस भेजा जाएगा। ऐसी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। तो इस तरीके का स्ट्रेटजिक जो डायलॉग है इन दोनों के बीच में हुआ है, और दोनों ने आपसी रिश्तों को सुधारने की बात कही है, और रिश्तों की सुधारने की बात जो G8 में
क्रीमिया पर जो हमला किया था रशिया ने 2014 में, तो उसके बाद में इसे G8 से जो ग्रुप ऑफ 8 होता है, जिसे अब रशिया के हटने के बाद में G7 के नाम से जाना जाता है, उस ग्रुप से रशिया को हटाया गया था। उसके पश्चात ही वो G7 में तब्दील हुआ था, तो उसमें भी इसे शामिल करने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो नाटो से रिलेटेड जितने भी कंसर्न हैं और वेपन्स से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन पर भी बात करने की बात इन दोनों के बीच में हुई है। तो इस कुल मिला के जो बात हुई है वो दोनों ने अपने आपसी रिलेशन को सुधारने की बात कही गई है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो समय में काफ़ी स्तर पर ख़राब हो गए थे और बहुत ही निचले स्तर पर आ गए थे। इतनी बात इन दोनों देशों के बीच में बिगड़ गई थी कि ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे, और इस तरीके की बातें जो चलती थी दोनों देश के सुपर पावर में। और यूएस प्रेसिडेंट ने जो एक तरीके से बोलते हैं कि चढ़ाने के लिए रशिया को यह बात भी कही है कि जो रशिया चाहे से हमारा अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन वो आज भी एक सुपर पावर के रूप में ही है। तो ऐसी बात जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जॉन बिडेन, उनके द्वारा कही गई है। तो इसमें जो मेन जेनेवा समिट की जो मुख्य बातें हैं उन पर ही यह आर्टिकल है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड यह आर्टिकल है। तो प्री में इसका कुछ डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यही बात ध्यान में रखिएगा कि जो यूएस और रशिया के बीच में जो रिलेशंस को लेकर किस तरीके का तनाव कब कब पैदा हुआ है, और अगर इससे जो पावर, ये दोनों जो सुपर पावर हैं, इससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो इन दोनों को आपस में बात करनी होगी और बात कर कर इस मसले को सुधारना होगा। हालांकि इनके द्वारा यह कहा गया है कि ये जो मसला है वो पहली एक मुलाकात में सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय से इनका रिश्ता जो है वो ख़राब होता आया है। तो इसी प्रकार जो समय रहते हैं ये मीटिंग्स बार बार की जाएंगी और उसी के द्वारा यह रिश्ता सुधर सकता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। इस आर्टिकल में इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो वैक्सीनेशन को लेकर की गई है। जो वैक्सीन है उसके इम्पैक्ट को लेकर इस आर्टिकल में बात कही गई है, और काफ़ी बार हम इस वैक्सीन के ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और जो कुछ इसमें डाटा अवेलेबल कराया है वो डाटा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो एक नेचर मैगज़ीन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की एक साइंटिफिक मैगज़ीन है, उसके द्वारा इस बात को बताया गया है कि जो पिछले वर्ष जो अल्फ़ा वेरिएंट जो कोरोना वायरस का आया था, उसमें एक रिसर्च के द्वारा, एक शोध के द्वारा यह पता चला है कि जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन होती है उसमें उस वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज होता है वो 64% इफ़ेक्टिव था, और जो सेकंड डोज होने के बाद में यह इफ़ेक्टिवनेस बढ़कर 79% हो गई थी। अल्फ़ा वेरिएंट के लिए ऐसी बात कही गई है कि अल्फ़ा वेरिएंट जो पहले था उस वेरिएंट के लिए एस्ट्राजेनेका की जो दवाई थी उसकी स्थिति यह थी, और इस प्रकार से इसने अल्फ़ा वेरिएंट पर कार्य किया। और इसके बाद में जो डाटा अभी हाल ही में डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो तैयार हुआ है, वो डेल्टा वेरिएंट को लेकर पब्लिक हेल्थ जो इंग्लैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डाटा प्रस्तुत किया है कि जो फर्स्ट डोज है वो डेल्टा वेरिएंट के लिए 71% कारगर है, और जो सेकंड डोज के बाद में यह जो पॉसिबिलिटी है वो 92% हो जाती है, जो कि डेल्टा वेरिएंट के लिए ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा जो CMC वेल्लोर है, हमारा भारत का जो एक मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा भी ये एक स्टडी की गई है, और उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो नीड पे हैं उनमें यह जो परसेंटेज है वो 92% तक इफ़ेक्टिव रहती है यह वैक्सीन। और जो वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर पे जो भी लोग हैं उनके लिए यह जो परसेंटेज है वो 94% है। तो जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसे बहुत ही अच्छा बताया गया है, और साथ ही यह कहा गया कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ही अच्छी है। लेकिन दोस्तों, हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरीके से जो हमारा
वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शिफ्ट होता रहा है और बार बार हमने जो वैक्सीनेशन की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उनको चेंज किया है। तो हमें ऐसा होने से रोकना होगा और अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करके रखना होगा। तो आपको पता ही है कि पहले सबसे पहले जो हम वैक्सीनेशन कर रहे थे वो वैक्सीनेशन जो ओल्ड एज लोग हैं उनके ऊपर कर रखे थे, वृद्ध लोगों के ऊपर कर रहे थे। इसके पश्चात हमने वैक्सीनेशन को एडल्ट लोगों पे शिफ्ट किया ज़रूरत के हिसाब से। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सारी जनता जितने भी देश में रहती है उन्हें सबको वैक्सीनेशन करना होगा और सबको यह दवाई उपलब्ध करानी होगी और उसके बाद में ही जो हमारा गोल है वो अचीव हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक तबके को हम वैक्सीनेशन दे दें और हमारा काम जो है वो पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ी आबादी वाला देश है और ऐसी स्थिति में हमें हर जो एज ग्रुप है उसका ध्यान रखना होगा, चाहे वो वृद्ध हों या जवान हो। वृद्धों को तो हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है क्योंकि उनके ऊपर ही ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है और उन्हें ही सबसे ज़्यादा बीमार कर रही है और जो मौत हो रही हैं वो भी उनके द्वारा ही, उनमें ही सबसे ज़्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी का निर्माण करे जो सभी के लिए केयर करने वाली हो। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में इन लेखक के द्वारा बताया गया है वो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी बताया गया है कि किस प्रकार एक बहुत बड़े जो समूह में वैक्सीनेशन होने के बाद में और बीमारी से निजात पाने के बाद में जो इम्यूनिटी तैयार होगी उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो भी रूमर फैले हैं कि एक बार अगर किसी को कोविड हो गया और फिर उसके बाद में उसको कोविड नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। वैक्सीनेशन जो होने के बाद में 10% के करीबन जो लोग हैं उन्हें वापस से कोविड हुआ है वैक्सीन लगने के बाद में भी, और उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड डोज के बाद में भी मृत्यु हुई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद में हम एकदम सेफ़ हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो भी रूमर फैले हैं उसे क्लियर करने की बात भी कही है कि जो भी प्लानिंग होगी वो बच्चों के स्तर से लेकर वृद्धों के स्तर तक की जानी चाहिए और वैक्सीनेशन को ही बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे लॉन्ग टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म के जो गोल हमने डिसाइड किए हैं सरकार के द्वारा, उनको भी एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत इसमें बताई गई है। और ये कहा गया है कि जो जिस तरीके से सब एज के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसमें बच्चे और बूढ़े और जवान तीनों ही इंक्लूड होने चाहिए। और किसी भी एज ग्रुप को हम इस स्थिति में छोड़ नहीं सकते। और अगर इस स्थिति में अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो ऐसी स्थिति में यह बीमारी वापस से अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी। तो इस स्थिति का ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन जो है सभी को करना चाहिए और जितने भी देश की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी हमें देखकर चलना होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो किस प्रकार से हो पाएगी, किस प्रकार से डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच पाएंगे। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर ना तो रोड है ना कोई आने जाने का साधन है और काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो जो अर्बन एरिया हैं उसमें इतने बिजी हैं कि उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन को किस तरीके से चलाया जाएगा यह भी सरकार की तरफ से देखने की बात है। जो इसमें जो लेखक ने सजेशन दिया है वो सजेशन यही दिया है कि जैसे पोलियो और अन्य वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारे देश में चलाए जाते हैं उसी की तर्ज पर ही यह वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जाने चाहिए। और जो भी हेल्थ वर्कर्स इसमें काम करते हैं जैसे कि जो आशा सुपरवाइज़र हैं और आंगनबाड़ी के जो लोग हैं उन्हें इसमें काम में लिया जाना चाहिए। और जो कोविन जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन से जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है उस प्रोसेस को भी हमें सुधारना चाहिए। और इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी कंसर्न दिखाया गया है कि सरकार के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है वो डाटा फेक नहीं हो कि हमें सही डाटा बताया जाना चाहिए जिससे कि पब्लिक को जो एकदम वास्तविक स्थिति है उसका पता लग पाए और उस स्थिति को भांप कर ही जो पब्लिक है अपने
जो सुरक्षा के उपाय हैं वो अपने लेवल पे कर पाए, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन को लेकर जो भविष्य में सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए उसमें डाटा की बात से लेकर वैक्सीनेशन पर ही मेन फोकस रखने की बात कही गई है, और इसी के द्वारा और प्रिकॉशन के द्वारा ही हम इस बीमारी को अपने जीवन से हटा सकते हैं। अन्यथा यह हर वर्ष इसी तरीके की लहरें आती रहेंगी और बार बार वैक्सीनेशन बार बार इस प्रकार से मृत्यु होती रहेंगी, और इस प्रॉब्लम में ही जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया घिरा रहेगा। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो सेम सेक्स के जो कपल होते हैं उसकी उनकी मैरिज के ऊपर जो बात कही गई है, उसके राइट्स के ऊपर बात की गई है, जो कि इंडिया में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। और इस प्रकार की बात इन्होंने कही है कि जो इस तरीके के राइट हैं वो एक फंडामेंटल राइट की तरह देखी जानी चाहिए, और हमें हमारे देश में इस तरीके के जो राइट हैं वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आर्टिकल में यह बात कही गई है कि जो हाई कोर्ट ने काफ़ी समय पहले जो LGBTQAI जो कम्युनिटी होती है उसके लिए जजमेंट दिया था कि इन्हें भी रिजर्वेशन का स्पेशल प्रोविज़न किया जाना चाहिए, और जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स होते हैं उनमें भी या किसी भी प्रकार के फॉर्म्स होते हैं उनमें इनको बराबरी की भागीदारी मिलनी चाहिए। और उसी के बाद में जो सेक्स का जो उसमें कॉलम होता था वो मेल फीमेल उनसे हटाकर जो है बाईसेक्सुअल किया गया था, और कई जगह आप देखेंगे तो आपको अदर्स भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार के चेंजेस जो हैं कई किए गए हैं, लेकिन इनके द्वारा बोला गया है कि जो अभी मैरिज को लेकर जो भारत में जो लॉ है उनमें अभी विशेषकर कोई चेंज नहीं किया गया है। इनको कोई राइट अभी मिला नहीं है, जो कि लीगल राइट होना चाहिए। अगर शादी तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसे मजबूत नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की बात इसमें आर्टिकल में कही गई है कि इस प्रकार का राइट हमें अपने देश में जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो सेम सेक्स के जो लोग हैं वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें यह राइट प्रोवाइड कराना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, ताकि ऐसा करने के बाद में जो सामाजिक स्तर पर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। दोस्तों, इसमें जो बात कही गई है वो इंटरनेशनल जो लेवल पर कई देशों ने इसे प्रोवाइड किया है उसकी बात कही गई है, कि जैसे इंग्लैंड से लेकर साउथ अफ्रीका और यहाँ तक कि USA ने भी इस प्रकार के जो राइट हैं वो प्रोवाइड कराए हैं, और कहा है कि ये एक फंडामेंटल राइट ही है, और ये जो लोगों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें यह अधिकार दिया जाए कि वो किससे शादी करेंगे और कब करेंगे। इस प्रकार के जो राइट हैं वो इन देशों में मिले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ष 2007 में इस प्रकार के एक राइट को प्रोवाइड कराया गया था कि लेस्बियन और जो गे हैं, जो सेम सेक्स की जो शादियां होती हैं उन्हें लीगल राइट दिया जाए, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार का राइट उन्होंने वहाँ दिया गया था, और इस प्रकार के कई जो नियम हैं और विदेशों में कई अच्छे देशों में बनाए गए हैं, और भारत को भी इसी तरीके के किसी कानून को लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो भारत में इस प्रकार के कानून को आने के लिए जो विशेष प्रॉब्लम है वो हमारे जो मैरिज एक्ट हैं उनसे लेकर हैं। दोस्तों, हमारे जो देश में मैरिज एक्ट हैं वो एक यूनानिमस जो एक्ट नहीं है, एक कोई एक्ट नहीं है हमारे देश में। जिस प्रकार का समुदाय है उसी प्रकार का एक्ट माना जाता है। जैसे कि जो हिंदू लॉ है, हिंदू लोग हैं, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। इसके अलावा जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 लागू होता है। इसके बाद जो मुस्लिम है और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है जो 1937 का है। इस प्रकार से जो कास्ट हैं और उनके अलावा उनके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे रूल्स हैं। तो इस प्रकार से एक यूनानिमस रूल बनाना इस देश में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और उसी प्रॉब्लम के चलते जो है इन्हें यह लीगल पावर भी नहीं मिल पा रहा है कि जो सेम सेक्स के लोग हैं वो शादी अगर कर लें तो उन्हें लीगल फ़ायदा जो उन्हें मिल सके, ऐसी बात
अभी भारत में उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि इसको लेकर कई केस जो हैं भारत में चले हैं, जैसे कि इस प्रकार का यह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का था और अरुण कुमार और श्रीजा का यह केस था। इसमें कोर्ट ने कहा गया था कि जो इसमें ब्राइड का जो वर्ड यूज़ किया होता है इस फॉर्म में, उसमें ब्राइड की जगह स्पॉज का यूज़ किया जाएगा और जो हस्बैंड है उसकी जगह भी स्पॉज का यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई थी। और मैरिज का जो पार्टनर है एक अन्य केस में, उसमें भी इसी प्रकार के चेंज को कहा गया था और यह कहा गया था कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो यह डिसाइड नहीं कर सकती कि किस व्यक्ति को किसके साथ में रहना है, उसे अपना पार्टनर चुनने की जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इसी बात को इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो LGBTQIA जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का जो राइट है वो राइट इनको मिलना ही चाहिए और उसके लिए जो भी कुछ चेंजेस सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए। और यह रेट जो राइट है वो इन लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कि हिंदू लॉ में यह बात एक केस के दौरान कही गई थी कि जो हिंदू लॉ में मंगलसूत्र पहनने की प्रथा है और बिंदी लगाने की प्रथा है या किसी भी अन्य जो श्रृंगार जो यहाँ पे लेडीज़ के द्वारा किया जाता है, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, उसकी बात कही गई थी कि ऐसी स्थिति में जो रिचुअल है वो मंगलसूत्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसे किस तरीके से अपनाया जाएगा, कौन उसमें मंगलसूत्र पहनेगा और कौन नहीं पहनेगा। और अगर नहीं पहनेगा तो शादी जो है वो स्पिरिचुअली जो है उसको वैलिडिटी नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो भारत में इस कम्युनिटी को यह राइट देने के बीच में आ रही हैं। सरकार को इस तरफ देखना होगा और इन्हें किस प्रकार से ये राइट मिल पाता है उस तरफ आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल में इतना ही कहा गया है। यह आर्टिकल जो मेंस के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। द हिंदू एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके द्वारा अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। अपना आज के लिए बस इतना ही और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।